स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नील एमपीपीएससी पर। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी मेंस के जो सोल्ड पेपर है उसकी बात करेंगे। ये हम इसमें अनसोल्ड पेपर की बात नहीं करेंगे और ये आपको साइड में यहाँ पर दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर, क्योंकि मैं आपको यहाँ से अगर बताऊंगा तो आपको इसमें छोटे छोटे शब्द नहीं दिखाई देंगे अंदर, तो आपको साइड में जो स्क्रीन पर चलेगा आप वहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक की। तो ये बुक हमारी दर्पण पब्लिकेशन की है और ये सोल्ड पेपर है। कब से कब तक? 1990 से 2020 तक है, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसमें टोटल हम पेज की बात कर लें तो पेज तो इसमें काफ़ी है। तो इसमें टोटल पेज 630 पेज है और इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस हमको दे रखी है यहाँ पर 600 रुपये। इसकी प्राइस, एक मिनट, हाँ 600 रुपये इसकी प्राइस दे रखी है हमको। तो 600 रुपये, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बुक की इतनी प्राइस नहीं है। अगर आप किसी शॉप से परचेज करेंगे तो आपको ये 400 से 450 रुपये के बीच में आपको ये बुक मिल जाएगी। अब इस बुक में क्या है हम देखते हैं। इसको मैंने पर्सनली अपने लिए भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि इसको रिव्यू के लिए ही। मैंने इसमें देखे मेंस के क्वेश्चन आंसर, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें जो यूनिट वाइज है ना हमारा, जैसे पेपर एक में यूनिट वाइज जैसे सिलेबस है हमारा, तो सिलेबस में जो हमारा पेपर 1 है जिसमें इतिहास है, तो यूनिट 1 में हमारा प्राचीन है, सेकंड में मिडाइवल है, थर्ड में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, और चौथे में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, और पांचवें में हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें है। तो ऐसे ही इस पेपर को बांट रखा है। तो आगे देख लेते हैं हम। तो आगे हम चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अनुक्रमिका दिख रही होगी, जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। तो पहले प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। तो ये आपको दिख रहा होगा। सेकंड पेपर में भूगोल, विश्व का, भारत का, मध्य प्रदेश का, फिर चौथी यूनिट जल एवं आपदा प्रबंधन, पांचवी भूगोल की आधुनिक तकनीक। ऐसे द्वितीय प्रश्न पत्र का जो है पार्ट है, उसमें हमारी संविधान है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, वैचारिक तत्व, संघवाद, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के व्यवस्था, भारतीय आयोग, धर्म, राजनीतिक दल, जन आंदोलन, स्थानीय प्रशासन, फिर भारतीय राजनीतिक विचारक, फिर प्रशासन और प्रबंधन, जैसे लोक प्रशासन बोलते हैं। फिर इसका ही पार्ट पे दूसरे पेपर का पार्ट भी, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन विकास, फिर समाजशास्त्र, फिर जनसंख्या एवं स्वास्थ्य। ऐसे ही थर्ड पेपर है, आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल करा दूंगा, बस ओनली कैटलॉग के लिए, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ नहीं रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आंसर पे। तो इसमें पहले बात कर लें। इसमें कुल 9000 प्रश्न हमको यहाँ पर बता रखे हैं, और इसमें जो परीक्षा है इसके 2000 प्रश्न के आदर्श उत्तरों के साथ दिया गया है। लेकिन प्रत्येक यूनिट को इसमें संभावित प्रश्न 6000 अभ्यास प्रश्न है, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्करों में विभाजित किया गया है। और इसमें प्रत्येक यूनिट में यूपीएससी एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में व्यक्तिगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न, मतलब ये है कि इसमें आपको प्रश्न 9000 करीब प्रश्न ऊपर दे रखे हैं, और इसमें आपको संभावित प्रश्न भी दे रखे हैं कि कौन से आ सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो यूपीएससी या राजस्थान पीएससी, आरएस, या फिर छत्तीसगढ़ पीएससी, हिमाचल पीएससी, यूपी पीएससी, तो इनमें जो आए गए हैं मेंस में क्वेश्चन, वो भी आपको इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये वाला है। अब इसमें हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा, पहला हमको दे रखा है, यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है। उसके बाद पहला प्रश्न बात करते हैं मनु संहिता। 1991 में ये प्रश्न आया था। तो इसमें जैसे 3 नंबर के लिए इसमें ये दे रखा है 3 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट आप लिखने जाओगे तो मतलब काफी लंबा आपको वहां पर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रिंटिंग कर रखी तो कम है। लेकिन ये समझने के लिए कि हमें लिखना कैसे है, क्या करना, उसके लिए काफी अच्छी चीज मेरे को लगी है ये पुस्तक। जैसे मनु संहिता 1991 में आया, तो पहला इसमें देगा मनु संहिता हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें सभी धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। तीसरा, रचना काल ईसा पूर्व 1000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक माना जाता है इस मनु संहिता का। उसके बाद आ जाते हैं संस्कार दे रखा है, 2014 में आया हुआ है। तो संस्कार आप यहाँ पर देख सकते होंगे। संस्कार का अर्थ परिकृत या शुद्धिकरण है। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। 16 संस्कार जो होते हैं वो है। उसके बाद 16 संस्कारों का प्रथम उल्लेख काय में दे रखा है, ये बता रखा है। उसके बाद हम जैसे जैन धर्म आ जाते हैं। जैन धर्म में उसने बता रखा है, जैन धर्म के सिद्धांत 2014 में आया था, निवृत्ति मार्ग, ठीक है। उसके बाद ये जैन धार्मिक सिद्धांत, इसमें फ्लो चार्ट भी बना रखा है, ऐसे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छा लगा है मेरे को। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 नंबर की। तो अब नीचे चलते हैं। 5 नंबर ये हमारे आ गया। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपलब्धियों का पर प्रकाश डालिए। तो ऐसा नहीं कि आप चंद्र विक्रमादित्य बना दिया, उसके ऊपर टार्च से प्रकाश डाल रहे हो, ऐसा प्रकाश नहीं डालना है। अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको विवेचना कीजिए, प्रकाश डालिए, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, तुलना कीजिए, इन सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए।
तो आपको अच्छे से लिखने में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें वही लिखना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालेंगे, यहाँ पर मतलब उपलब्धि पूछिए। चंद्र विक्रमादित्य की बहुत सारी उपलब्धि होगी, तो हम इसको देखते हैं कि प्रश्न में कैसा समझा रखा है। जैसे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बाद एक शक्तिशाली शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के मध्य शासक को समृद्ध करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमारा जो शुरू का पॉइंट होता है, ठीक है, वो हो गया है इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसकी उपलब्धियां बता दी, जैसे फ्लो चार्ट बना दे यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां। तो उपलब्धियां में प्रशासनिक उपलब्धियां, साम्राज्य विस्तार, सैन्य विजय, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कला एवं स्थापत्य कला। अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया और उसके बाद अगर आपके पास वो समय मतलब लाइन बचती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक एक लाइन, जैसे प्रशासनिक उपलब्धियों में जाकर राजधानी उपाधियां, राजधानी बता सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी उज्जैनी थी, ठीक है। उपाधियां बता सकते हैं इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये। फिर साम्राज्य विस्तार में आ सकते हो, तो एक संबंध की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, नागसेन की कन्या से स्वयं विवाह और वाकाटक वंश से अपनी पुत्री का विवाह किया, ये आप बता सकते हो। इससे क्या हुआ कि आपको पहले पता था कि साम्राज्य विस्तार की दो ही नीति थी, युद्ध करो या किसी साम्राज्य से अपनी बेटी का या बेटे का ब्याह कर दो, तो आपका साम्राज्य विस्तार होता रहेगा। जैसे सैन्य विजय बता दो, पूर्व में बंगाल के शासकों को जीता, शकों को हराया। ये एक एक दो दो लाइन आप बता दोगे तो आपके 5 नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न वो देख लेते हैं, ये 2015 में आया था। एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखी है, तो ये देखिए, ये 5 नंबर के हिसाब से अगर इसको आप 11 नंबर में भी लिखना चाहो तो आपके 11 नंबर में आराम से आ जाएगा। लेकिन 5 हमको क्या है, 5 नंबर में ओनली 5 पॉइंट देना है। शुरू में बस इंट्रोडक्शन दे देना है, उसके बाद 5 पॉइंट दे देना है। तो जैसे इसने क्या दे रखा, सम्राट हर्षवर्धन प्राचीन भारत के शासकों की गौरवमयी परंपरा का अतिमम प्रतापी सम्राट था। वह एक सफल योद्धा, पराक्रमी विजेता, सुयोग्य शासक, प्रजावत्स और धर्म परामय सम्राट था। देखिए इसमें इतने भारी भरकम शब्द दे रखे, जो अपन को इतने भारी भरकम शब्द दे रखे जो हमें ऑन द टाइम वहां पर याद नहीं आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको जितना इंट्रोडक्शन में याद आ रहा है कि एक महान शासक था, गौरवमयी परंपरा का अति सम्राट था, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद एक विद्वान के रूप में हमको कैसे, जैसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, वह स्वतः विद्वान था, वो लेखक था और विद्वानों तथा लेखकों का आश्रयदाता था, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना जो थी वो बाण भट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वह स्वयं भी एक सुयोग्य साहित्यकार था। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नामक संस्कृत के 3 नाटकों का उसने प्रणेता माना जाता है, ये। फिर चौथा पॉइंट, नालंदा, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से भी हर्षवर्धन के जीवन तथा शासन का पता चलता है। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है। फिर हर्षवर्धन में अनेक मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। मेंस में आपको जितने आपने प्री में फैक्ट पढ़े ना, आपको बस उसको संकलित करना आना चाहिए, मैंने तो ये देखा है, और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो वहां पर आपकी जो आंसर लिखने की कला है वही आपको वहां पर काम करेगी। हर्षवर्धन में आप जो यहाँ पढ़ोगे, बस आपको समझ में आ जाएगा हमें लिखना कैसे, जैसे पढ़ोगे वो वहां पर ऑन द टाइम याद आया नहीं आया वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहां पर आपने जो प्रीवियस पढ़ा है उसको आप वहां पर कैसे लिख सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। ये 5 नंबर हो गया। अब उसके बाद हम 11 नंबर पे आ जाते हैं। मैं आपको 5 नंबर 11 नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि कैसे बुक में दे रखा है, कैसे लिख रखा है। तो जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। यह कथन है कि बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के पश्चात केवल अशोक ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थे। 100% सत्य है, ठीक है, ये बता दिया। फिर सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14 वर्ष में उपगुप्त नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। ये हमने इसको बता दिया कि बौद्ध धर्म उसने कैसे करा और क्या किया। अब अशोक, इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि विस्तार से व्याख्या करना है। 11 नंबर में क्या है कि व्याख्या करना है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो जैसे अब उसने आप लिख देंगे हेडिंग, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनाए तरीके। जैसे पहले फ्लो चार्ट में बना दिया कि अशोक की धम्म नीति, धम्म यात्राएं, धम्म प्रचार, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, गुफाओं का निर्माण, स्मारकों तथा स्तूपों का निर्माण, शिलालेख और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। अगर आपने ये फ्लो चार्ट में बना दिया तो उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक एक लाइन लिखोगे तो आपके 11 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर में आपके पास भी बहुत शब्द कम है,
5 नंबर में और कम है, 3 नंबर में और कम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये लिख दिया उसके अंदर एक एक दो दो पॉइंट भी लिख दिए कि अशोक की धम्म नीति, जैसे अशोक के धम्म से तात्पर्य नैतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों से, इन सिद्धांतों में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव दिखता है, ये लिख दो। फिर धम्म यात्रा है, अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया विहार की यात्रा की, अभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई की यात्रा की तथा मनु बुद्ध के स्तूप को 2 गुना करवाया। तो आपको धम्म यात्रा है, मतलब इसमें सिंपल, आपको इतना याद भी नहीं रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया बिहार की यात्रा की और राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई की यात्रा की। ठीक है, उसके बाद धर्म प्रचार में आपने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी उसको श्रीलंका भेजा था। अपन पढ़ते आए हैं, बस अपन को क्या है, जितना याद है उसको आप कैसे संकलित कर सकते हो, ये मेन चीज है करने का, और कुछ नहीं। आगे और देख लेते हैं, जैसे मैं एमपी का बता देता हूँ। एमपी में यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 के बारे में भी आप देख लीजिए। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री भी देख लीजिए, 3 नंबर का कैसे कैसे आ चुका है उसमें। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा पेपर 1 यूनिट 3। ठीक है, पहला चोरा चोरी की घटना आया था 1990 में और 2017 में, तो ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, आपको पता होगा। जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को घटित घटना है। पुलिस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। आपको वहाँ पर ऑन द टाइम जो पॉइंट याद आ रहा है, 3 पॉइंट, वो इसके बारे में लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये तीनों पॉइंट एकदम याद आ जाए। ठीक है, फिर जैसे रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, 19 मार्च 1919 को आया था, पहला पॉइंट। फिर दूसरा लिख दो, संदेश के आधार पर किसी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा, एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था जिसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसे बिना दलील बिना वकील का काला कानून कहा गया। ये हमारे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे तरह से समझा रखा है। इससे क्या है, आपका जो लिखने की कला है ना, वो आपको समझ में आएगी, और उसके बाद आपको क्या समझ में आएगा कि हमें कैसे लिखना है, और आपको जो प्रीवियस आपने पढ़ा है वो आपको मतलब रिवाइज होता रहेगा इसमें, अगर इसको आप इसका एनालिसिस और इसको सोल्ड पेपर को आप देखेंगे विसरी तो। उसके बाद जैसे इसने 5 नंबर 11 नंबर में बता रखा है, तो ये बुक मुझे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लगी है, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा 12 मिनट करीब का हो गया है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, मेन अगर आप प्री की जगह अभी मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो ये बुक आपके लिए अच्छी है। और जो बिगनर है वो भी मेंस ले सकते हैं, क्योंकि मेंस के साथ आप प्री की तैयारी कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है ये, और यही बोलना चाहूँगा, इसके आगे और तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।